Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. मैं हूँ अंजू शर्मा और हम अपना 8th चैप्टर कर रहे हैं which is the D and F block elements. लास्ट टाइम हमने किया था इनके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में कि वो कैसे होते हैं. आज हम उनकी डिटेल्ड प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे. सो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो मेटालिक स्ट्रक्चर होता है. फिर हम बात करेंगे कि उनका जो रेडियस है वो S ब्लॉक और P ब्लॉक के इंटरमीडिएट होता है. थर्ड प्रॉपर्टी इज अबाउट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो कि उनके मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से हाई होती है. फोर्थ पॉइंट इज अबाउट देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कि डिपेंड करेगी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. नेक्स्ट इज अबाउट देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. क्योंकि वो मेटालिक हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. Then comes their variable oxidation state जो कि उनकी सबसे बड़ी important वाली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उनके बहुत सारे uses होते हैं. And next is about stability of their oxidation state which depend on their oxidation number. अलग अलग oxidation state उनकी configuration के according stability उनकी define करते हैं और उनके जो compounds हैं commonly occurring उनकी स्टेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे दे सकते हैं. देन कम्स देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी. जैसे लास्ट पार्ट में हमने किया था निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं और ये बिलोंग करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को. देन कम्स देयर आर कलर्ड कंपाउंड्स. अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो हमने किया था D1 से D9 तक उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे. सिर्फ D10 में फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे. तो D1 से D9 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कलर्ड होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट देयर मैग्नेटिक नेचर. अगर किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो बन जाते हैं डायमैग्नेटिक. देन कम्स देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा चैप्टर ही इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके खाली डी ऑर्बिटल्स में जो कुछ स्पीशीज जिनको हम लाइगेंड्स कहते हैं वो उनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच के जो स्पेसेस हैं उनमें छोटे छोटे एलिमेंट्स ट्रैप होने की वजह से ये फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. एंड देन कम्स अबाउट एलॉयज कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके साइज में बहुत कम डिफरेंस होता है और इसी वजह से वो बनाते हैं अलॉयज. इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं. सबसे पहले मेटालिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. तो जनरली जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो कि जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं जैसे कि बॉडी सेंटर टाइप BCC या फेस सेंटर्ड FCC. तो उसी तरह का क्रिस्टल लैटिस जो है वो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी मिलता है. इन एलिमेंट्स का जो पोजीशन है एटम्स की वो भी BCC, FCC जस्ट लाइक ऑल अदर सॉलिड स्टेट एलिमेंट्स उन्हीं की तरह होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उनकी एटमाइजेशन के बारे में. क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है दो एटम्स को सेपरेट करना. अब जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होंगे. दे आर जॉइंट टू ईच अदर और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उनको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं. और जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के पास होंगे उतनी ज़्यादा वो मेटालिक बॉन्डिंग शो करता है. अब अगर इसी फिनोमेनन को देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर d ऑर्बिटल में कैसे इंक्रीज करेगा. जैसे d ऑर्बिटल्स आपके पास 5 होते हैं तो इट वुड बी 1 2 3 4 5. तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि जब किसी के पास D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि अनपेयर्ड होंगे और उसकी वजह से
उसकी मेटालिक बॉन्डिंग भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो 6th इलेक्ट्रॉन है दैट विल कॉज पेयरिंग, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हिसाब से जो हमारा मैंगनीज है विच इज 25, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s2, तो इसमें क्या होता है, इसके D में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम सोचते हैं कि इसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, मगर आपको इसमें मिलेगा एक डिप। अब ये डिप इस वजह से है क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सिमेट्री उसको इतनी पसंद है कि वो अपने सिमेट्री को नहीं छोड़ेगा और मेटालिक बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। सिमिलरली इसके नीचे जो एलिमेंट है टेक्नीशियम, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और इसी पे उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी डिपेंड करती है। जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, जैसे जैसे जो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती रहेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले बढ़ेंगे, उसके बाद पेयरिंग होने के बाद कम होंगे। इसी हिसाब से आपको ये ग्राफ्स ऑब्टेन होते हैं जिसमें पहले जो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ती है, फिर डिप आता है और उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट एटॉमिक रेडियाई की हम बात करें, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक साइज है सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता रहता है। सो जो S है वो बहुत बड़ा, P रिलेटिवली छोटा, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनका साइज S से छोटा होगा, P से रिलेटिवली बड़ा होगा। Then it says atomic radii decreases with increase in atomic number, but the decrease in atomic size is small after midway. मतलब 3d5 तक तो वो डिक्रीज होता है, लेकिन जब 3d6 से पेयरिंग शुरू होती है तो थोड़ी थोड़ी रिपल्शन होना शुरू हो जाती है, और इस रिपल्शन की वजह से एटॉमिक साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ने से मतलब कि पहले तो इनिशियली वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अब डिक्रीज करने के बजाय थोड़ा सा यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आती है, और एंड में आपको इस ग्राफ में दिखेगा कि वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। आपको इस पे क्वेश्चन भी पुट किया जाता है कि सीरीज के एंड में जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ने क्यों लग जाता है, तो बिकॉज ऑफ द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शंस इंक्रीज करती हैं और उसकी वजह से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। सो इट सेज एट द एंड ऑफ द पीरियड देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। सो एज आप ग्राफ में देख सकते हो, ये आपके पास 3D सीरीज है। इनिशियली साइज डिक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा स्टेबल होगा और एंड में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अगर आप 3D, 4D और 5D को कंपेयर करो तो यू कैन सी आपको 3D और 4D में काफी गैप मिलता है, लेकिन 4D और 5D में आपको इतना गैप नहीं मिलता। दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय 4D और 4F ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियस लार्ज शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है और साइज जो है वो छोटा हो जाता है। तो जितना इंक्रीज आपने एक्सपेक्ट किया होता है उतना इंक्रीज नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज lengthenoid contraction। तो आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ lengthenoid contraction 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स में साइज का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि जो जर्कोनियम और हॉफनियम है उनका साइज सिमिलर क्यों होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स का गैप होता है और इन एलिमेंट्स को F ब्लॉक में फिल किया जाता है। सो
इसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और इसकी वजह से जो साइज हॉफनियम का होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि लेंथेनम के बाद अगर कोई इमीडिएट एलिमेंट होगा तो वो इस साइज का एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पर 14 एलिमेंट्स का गैप आने के बाद हॉफनियम होता है। इसके ऊपर जर्कोनियम है। जर्कोनियम एक्सपेक्ट करता है कि अगर मेरा साइज इतना है तो हॉफनियम का साइज तो मेरे से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो उसके बराबर ही होता है बिकॉज ऑफ दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो यू कैन से बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्स की साइज में ज्यादा फर्क नहीं होता। Then comes कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। हमने पिछले पार्ट में किया था कि निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन ये कैटलिस्ट की तरह कैसे एक्ट कर पाते हैं? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है कि रिएक्टेंट्स उस पे आके रिएक्ट करें और प्रोडक्ट में चेंज करें। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, और इसी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से वो रिएक्टेंट्स के साथ इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो कैटलिस्ट हैं, जैसे कि V2O5 यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, तो ये क्या करेगा? एक तो सरफेस प्रोवाइड करेगा। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और अगर आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से इसको थोड़ा सा रिलेट करते हो तो आप लिख सकते हो कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। इसकी वजह से ये चीजें कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होती हैं। और कौन सा आप कैटलिस्ट लिख सकते हो? कोबाल्ट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन एंड निकल इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, जो कि आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो। Then platinum is used in the Ostwald process, जो कि आप P ब्लॉक में पढ़ते हो। Iron is used in the Haber's process, अमोनिया फॉर्मेशन में आयरन जो है that act as a catalyst, ये भी आप 2 चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। So this is catalyst, जिसके सरफेस पे रिएक्टेंट्स आते हैं, रिएक्ट करते हैं अलग अलग वैलेंसीज के साथ and they give rise to products. नेक्स्ट इज अबाउट देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, जिसमें हमने कहा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जनरली वो मेटालिक होने की वजह से, मेटालिक बॉन्डिंग शो करने की वजह से जो उनके मेल्टिंग पॉइंट हैं वो हाई होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स राइजेस टू मैक्सिमम, और फिर हमने देखा था कि उसमें एक डिप होती है, और ये डिप शो करते हैं मैंगनीज और टेक्नीशियम। आप देख सकते हो यहाँ मैंगनीज और टेक्नीशियम बिकॉज ऑफ देयर एक्सेप्शनली स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर डिप आता है। उनको अपनी सिमेट्री इतनी पसंद है कि वो उसको डिस्टर्ब करके मेटालिक बॉन्डिंग नहीं बनाना चाहते, लेकिन टंगस्टन, रीनियम तक वो चीज़ नहीं पहुँचती है क्योंकि ये बहुत बड़े हैं साइज में, तो इनका इफेक्ट इतना नहीं रहता। आयनाइजेशन की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। जब भी किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन D10 या D5 है तो वो एक्सेप्शनली स्टेबल होगा। आप नेक्स्ट चैप्टर में स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी पढ़ते हो, जिसमें आप टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करोगे। उसमें आप देखोगे कि D6 और D3 कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल होती है। D6 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है T2G ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से, और D3 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने की वजह से। सो वी कैन से कि D10 सबसे स्टेबल है और D5 उससे कम स्टेबल है, लेकिन D6 और D3 भी स्टेबल होते हैं। ये फुली फिल्ड है, D5 इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एंड ये आपके पास T2G ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसी भी एलिमेंट में से अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है उसकी जो एंथैल्पी होगी, अगर मान लीजिए 100 है, तो
तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप उसी एलिमेंट से निकालोगे वो डेफिनेटली उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता रहेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहेगा। तो थर्ड के लिए वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देख सकते हो इन वैल्यूज़ में आपको एक रेगुलर इंक्रीज इनकी एंथैल्पीज में मिलेगा। तो इनको देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है उससे ज़्यादा होगी उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और उससे ज़्यादा होगी उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। कलर्ड आयंस जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी तो हमने देखा था स्कैंडियम से लेके कॉपर तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस थी, जिसकी वजह से इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो कलर्ड होते हैं। So most of the transition metal compounds, ionic as well as covalent, are colored in solid state and in aqueous solution in contact with the compounds of S and P block elements. जैसे कि आप देख सकते हो ये transition elements के solution आपको colored मिलेंगे। Then stability of oxidation state. स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में आप ये करते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सपोर्ट करती है कि कौन सी जो कंपाउंड्स हैं वो किस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे। जो सबसे कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, क्योंकि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो 4s में से रिमूव होते हैं और इनके 4s में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमनली इसमें अकरिंग है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज भी बढ़ती रहती है। जैसे आप मैंगनीज में देख पा रहे हो, manganese is argon, then is 3d5 and 4s2, right? So ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा तो ये हो जाएगा, और ये 3, 4, 5, 6, 7 मतलब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 3d में 3d सीरीज में किसी एलिमेंट की है वो होती है मैंगनीज की। सो ये शो कर पाता है +7 तक। वैसे पूरे अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो ऑस में मैक्सिमम शो करता है OSO8 में +8 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हम डिटेल में सिर्फ 3D सीरीज करते हैं तो उसमें है मैंगनीज। फिर इसमें से जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है इस स्कैंडियम के बारे में। स्कैंडियम के बारे में क्या वो पूछता है कि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। तो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला जो एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, और ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की तो जिंक की भी एक ही है, मगर जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और वो स्पेसिफिकली आपको ट्रांजिशन एलिमेंट पूछते हैं, राइट? बाकी जो भी आप कंपाउंड इसमें देखोगे, जैसे जनरली आप जो यूज़ करते हो वेनेडियम का V2O5 यूज़ करते हो जिसमें उसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्रोमियम के आप K2Cr2O7 इन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, जब डिटेल्स पढ़ोगे you'll find कि +3 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आप जनरली इनको देखोगे, वो कंपाउंड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। आयरन में आपने पढ़ा ही होगा फेरस और फेरिक के बारे में। फेरस में इट इज़ +2 और फेरिक में होता है +3। तो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की ये रहती हैं। नेक्स्ट इज कोबाल्ट, और कोबाल्ट में आप देखते हो कि +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। निकल में बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। अब कॉपर जो है
कॉपर में आपके पास कॉपर 1 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं। कॉपर 1 पॉजिटिव को हम क्यूप्रस बोलते हैं और कॉपर 2 पॉजिटिव को बोलते हैं क्यूप्रिक। जिंक की हमने बात की कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विच इज +2, और उसके बावजूद उसके d ऑर्बिटल्स जो है वो फुली फिल्ड ही रहते हैं। कलर ऑफ कंपाउंड, जैसे हमने कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो कोई भी कंपाउंड कलर्ड होता है। तो इसमें जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे जो d ऑर्बिटल्स हैं वो फर्दर स्प्लिट कर जाते हैं और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन शो करते रहते हैं जिसको हम dd ट्रांजिशन बोलते हैं। सो बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड dd ट्रांजिशन जो d ऑर्बिटल्स वाले ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड होते हैं। ये आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दी हैं और ये आपको कलर दिए हैं। वैसे आपसे ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, मगर फिर भी अगर आपको पता करना हो कि कौन सा कलर है और कौन सा कलर वो अब्जॉर्ब करके जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके लिए आप ऐसे वेबग्योर लिख सकते हो। इसमें से आई मिसिंग है क्योंकि अगर आप आई इंक्लूड करते हो तो वो ऑड नंबर होने की वजह से आप शेड्स में ही आंसर दे पाते हो। अदरवाइज कभी भी अगर वॉयलेट कलर अब्जॉर्ब होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर विच इज येलो वो रिफ्लेक्ट करता है, वो एमिट करता है और आपको वो येलो कलर का दिखता है। अगर ब्लू अब्जॉर्ब होता है इट लुक्स ऑरेंज और ग्रीन के लिए रेड, और ये वाइस वर्सा है। अगर वो रेड अब्जॉर्ब करेगा ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा, अगर येलो अब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट रिफ्लेक्ट करेगा और आपको वो सॉल्ट जो है वो वॉयलेट दिखेगा कलर में। Ionization energies, the first ionization enthalpies of D block lie between S and P block elements। और जैसे कि आप देख रहे हो इनकी कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको बताया था कि 4s ऑर्बिटल में से पहले इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और उस वजह से जो बाकी रह जाता है वो D में 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। अब किसी के पास अगर फुली फिल्ड ऑर्बिटल है तो अगर आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकाल देता है, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको अपनी फुली फिल्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करनी पड़ेगी और उसके लिए हाई एंथैल्पी यूज होती है। सिमिलरली जो आपके पास मैंगनीज है, मैंगनीज में आर्गन है, 3d में 5 है, 4s में 2 है। सो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव कर सकते हो, या तो आप पूरा 3d5 भी निकाल के मैंगनीज को +7 में कर दीजिए, या फिर आप उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के उसको d5 में ही रख दीजिए। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक उसको बोलते हैं अगर एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। जैसे हमने देखा था ज़्यादातर जो कॉन्फ़िगरेशन है D1 से D9 तक, 21 से 29 तक, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर किसी के पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं वी कॉल इट डायमैग्नेटिक एंड दैट इज रिपेल्ड इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज √n × n+2 और n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which is present in any element। जैसे मान लीजिए आपको मैंगनीज का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, सो मैंगनीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर्गन 3d5 and 4s2। सो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें देखोगे इसके पास D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये बन जाता है 5 × 5 + 2 which is 5 × 7 which is √35 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.9 आएगा और इसका जो यूनिट है दैट इज बोहर मैग्नेटन। तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पुट करके मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को आ सकता है, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट गिवन होगा और उससे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रिडिक्ट करने होंगे।
देन कम्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल्स वेकेंट होने की वजह से कुछ स्पीशीज उनमें अपने लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं और इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उसकी होती है और इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम बोलते हैं। सो कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयंस होने की वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं एंड उनके जो आयनिक चार्जेस हैं वो भी हाई होते हैं। उसकी वजह से जो लोन पेयर हैं उनको अट्रैक्ट करने में मदद मिलती है और ये कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं। एंड थर्ड इज देयर अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिसमें वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो इन 3 रीजंस की वजह से जो डी ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो शो करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि आप देख सकते हो जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है। सो यहाँ पर जो आयरन है, आयरन को यहाँ पर लोन पेयर मिल रहे हैं साथ वाले एलिमेंट्स के से और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और भी बहुत सारे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ऐसे कंपाउंड्स जिसमें लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को, जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को लीड करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हम कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसे अरेंज्ड होते हैं तो उनके बीच में कुछ गैप्स बच जाते हैं, क्योंकि एटम को हम स्फेरिकल अज्यूम करते हैं तो स्फेरिकल एटम्स जब अरेंज होंगे इनके बीच ये जो गैप्स बच जाते हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन ये ट्रैप हो जाते हैं और इनके ट्रैप होने की वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट और भी प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़ जाती हैं। So they are hard and rigid and they have high melting and boiling point. इनकी वजह से उनकी boiling point बढ़ जाते हैं and they show conductivity like that of pure metal. Pure metal की तरह ही वो conductivity show करते हैं। Chemically वो inert हो जाते हैं, इनके trap होने की वजह से उनकी valencies जो हैं वो reactive वो नहीं रहते और चीज़ों के साथ नहीं combine कर पाते, इसीलिए chemically inert हो जाते हैं। And then is alloy formation. अब अलॉय फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और इसी सिमिलर साइज की वजह से उनकी मिक्सिंग जो है वो इजी होती है। और जो अलॉय फॉर्मेशन है दैट इज अबाउट मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स। सो जैसे आपके पास कॉपर है, कॉपर की एक कोई शीट है तो कॉपर के ही साइज का आयरन भी होता है, तो आप आयरन और कॉपर को मिक्स करके बना सकते हो अलॉय। तो alloys are homogeneous solid solutions of 2 or more metals obtained by melting the components and then cooling the melt। कि उनको अब सॉलिड स्टेट में तो ऐसे मिक्स नहीं कर सकते, हम उनको मेल्ट करते हैं और उनको मिक्स करके अलॉय बनाते हैं। जैसे जितने भी ये कॉइन्स हैं इनमें अलग अलग एलिमेंट्स को, आयरन को, कॉपर को, सिल्वर को, जिस भी एलिमेंट के आप कॉइन्स बनाना चाहते हो उनको मिक्स करते हो और अलॉय फॉर्मेशन करते हो। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस पार्ट। आज हमने की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने देखा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर नोट की जाए तो उनके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डी ट्रांजिशन की वजह से वो कलर्ड होते हैं। डी ऑर्बिटल्स के वेकेंट होने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इन एलिमेंट्स के बीच में जो गैप है उनमें अगर कोई छोटे एलिमेंट्स आके फिक्स हो जाएं तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। सेम साइज के एलिमेंट की मिक्सिंग पे वो अलॉय फॉर्म करते हैं। बहुत अच्छे कैटलिस्ट है क्योंकि ये सरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं और वेरिएबल वैलेंसीज शो कर सकते हैं। सो ये हमने किया डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट डी ब्लॉक के कंपाउंड्स करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।